स्पीकर वी जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सब लोग भी इस कोरोना महामारी को सीरियस ले सकें और जान सकें कि ये बीमारी किस तरह से घातक होकर आपके शरीर को पूरी तरह ख़त्म कर सकती है और आपका अपना आप से छीन सकती है। अपने चैनल के लिए ये वीडियो मैं कभी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये वायरस है ही ऐसा कि कुछ नहीं पता कब किसे कब किस तरह हो जाए। तो बात करता हूँ मैं मेरे और मेरे पूरे परिवार के कोरोना पॉजिटिव होने से लेकर हॉस्पिटल तक जाने की कहानी। और इस होनेस्ट रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने कोरोना के साथ जंग लड़ी, कौन सी मिस्टेक्स रही, उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा और गोल्डन पीरियड कौन सा रहा और किस तरह से ट्रीटमेंट रहा, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी होगी तो इसको स्किप कर कर बिल्कुल मत देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि अगर आपको कल ये होता है या आपके किसी अपने को होता है तो कम से कम आपको पता चल सके कि एक पेशेंट और उसके पूरा परिवार जो कि पेशेंट था और उनमें से एक मेरा बड़ा भाई जो हॉस्पिटल तक उसको लेकर जाना पड़ा, उसमें किस तरह से मैंने इस सब चीज़ों को देखते हुए आगे पहुंचाया। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बात है मई 1 की, जब 1 मई हुई थी, लेबर डे था उस दिन और मैं अपने घर पे था। लेबर डे मनाया जा रहा था, मैं तो अपने घर पे था और डैडी ने बोला कि उनको हल्का फीवर है। मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, मुझे लगा कि हल्का फीवर है तो अब इसको कोरोना लें या नहीं, क्योंकि जो सिचुएशंस अभी चल रही हैं ऐसा पता ही नहीं चलता स्टार्टिंग में। और हम सब लोग एक थे, तो मुझे यही था कि शाम तक वेट करते हैं, अगर ये कोविड हुआ तो पता चल जाएगा। क्योंकि अगर एक को कोविड हुआ है पूरे घर में तो आप कभी भी अपने आप को ये मत समझिएगा कि अगर आपको कोई लक्षण सिम्टम्स नहीं हैं तो आपको कोविड नहीं हुआ। मानकर चले कि आप भी कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। 1 तारीख को शाम तक वेट की और बुखार परसिस्टेंटली रहने लगा। उसके अगले दिन भी डैड सिंपल पैरासीटामोल लेते रहे और मुझे अगले दिन ही 2 मई को यानी कि संडे को आफ्टरनून टाइम यानी कि इस टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि कहीं ना कहीं अब ये प्रॉब्लम मुझ में भी आ रही है। लेकिन तब तक मैं ठीक था। मम्मी पूरी तरह बीमार हो चुके थे। जैसे कि लेडीज़ में ये थोड़ा ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। पैरासीटामोल थी, फिर वेट की। शाम को मुझे भी ये वायरस पकड़ने लगा। ये वायरस पकड़ने लगा और रात के तकरीबन 2-2:30 बजे मुझे पूरी तरह से फील हो गया था कि ये कोई वायरल फीवर नहीं है और ना ही ये मौसम की वजह से है, हम सब लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। उस टाइम मेरा भाई चंडीगढ़ था, वो चंडीगढ़ में जॉब करता है, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। उसने 1 तारीख को कोविड शील्ड ले ली थी। घर से गया था तो उसका भी था कि उसे भी कोविड होगा, लेकिन उसने 1 मई को कोविड शील्ड की अपनी फर्स्ट डोज ले ली थी। डैड बोलने लगे कि उनको टेस्ट नहीं आ रहा। मंडे यानी कि 3 तारीख को दोपहर के बाद मेरे एकदम से गले में खराश होने लगी, पूरी तरह से कफ बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत ही ज़्यादा। अब भी है लेकिन कम हो चुकी है, 10-15% रह चुकी है। कफ होने लगी और कफ होने के बाद तुरंत हड़बड़ी मच गई। मम्मी को भी सेम सिम्टम और डैड को भी कफ होनी शुरू हो गई थी। मम्मी 57 साल के हैं, डैडी 60 ईयर्स। मैं घबरा गया था, लेकिन अगर मैं घबराता तो घबराने के साथ तो कुछ नहीं होने वाला था। मैंने तुरंत एंटीजन करवाने का फ़ैसला लिया था, लेकिन मैं अपने मम्मी डैडी को लेकर नहीं जा सकता था बाहर, उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही थी। तभी लेबोरेटरी से हमने सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट और सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करवाया।
दोस्तों, अगर आपको कोविड होने वाला है, ध्यान से ये बात समझ लीजिए, अगर आपको कोविड होने वाला है और ये होनेस्ट रिव्यू है मेरा, मैंने कोई इसमें स्टडी की बात नहीं करूँगा, जो मेरे साथ हुआ मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोविड हो रहा है ना और आप नहीं करवाना चाहते अभी टेस्ट, या आप टेस्ट करवाने की हालत में नहीं हैं क्योंकि जाना पड़ता है, कोई आपके घर आकर टेस्ट नहीं करता। यहाँ पंजाब में तो प्राइवेट लैब्स नहीं कर रही हैं क्योंकि इतना मार्जिन नहीं है, उन्होंने बताया था लैब वाले ने। सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन आपका बढ़ जाता है। ये 2 से नीचे होना चाहिए, नॉर्मल रेंज इसकी 5 होती है, लेकिन अगर आपको ये 3.5 से ऊपर 4, 4.5, 5 होना शुरू हो चुका है, इट मीन्स आपकी बॉडी में कोरोना घुस चुका है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स कहती हैं वो यही है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ता है, और अगर ये बढ़ रहा है और आपको कफ भी है, फीवर भी है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है, तो समझ लीजिए कि आपको कोरोना हो चुका है। और मैंने सीआरपी करवाया। अब बात थी कि मैं एंटीजन टेस्ट करवा लूँ, क्योंकि मैं एक सभ्यक नागरिक भी हूँ और सोसाइटी में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन चीज़ों को इग्नोर ना करूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ, तो मुझे अपने काम में भी छुट्टियाँ चाहिए थी, तो ये क्लियर था कि टेस्ट होना ज़रूरी है। मैंने एंटीजन करवाया, उसी टाइम शाम के 4:30 बजे हुए थे और वो पॉजिटिव आया। कुछ लोगों ने कहा कि जो ये एंटीजन रैपिड किट है ये सही नहीं दिखाती, सही नहीं बताती, ये पॉजिटिव दिखा देती है। नींबू पानी पी रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी रैपिड किट है, एक बार झूठ बोल सकती है, 2 बार झूठ बोल सकती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी को फुल्ली है, प्रॉब्लम्स हैं, गले में पूरी खराश थी, कफ थी, बुखार भी था उस टाइम 100.5, तो मैं मान गया था। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसी टाइम मैं मेडिसिन, एक बार आपको फिर कह दूं कि जो मेडिसिन मैं मेंशन कर रहा हूं वो मेरी बॉडी के लिए थी और वो मैंने डॉक्टर की सलाह से ली थी। अगर आप यही डोज और यही मेडिसिन मेरे कहने पर लोगे तो हाथ जोड़ रहा हूं, एक बार कंसल्ट कीजिएगा। अगर जो भी मेरे मित्र ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी यही अपील है, एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा, तो हम डॉक्टर से अच्छी कंसल्टेंसी के बाद वो मेडिसिन शुरू करेंगे। लेकिन मैंने डॉक्टर से सलाह की और तुरंत ही मैंने अजिथ्रोमाइसिन 500 mg, लिम्सी यानी कि विटामिन सी और जिंक के साथ बी कम्प्लेक्स की दवा ले ली। मैंने साथ में मिथाइल प्रेडनिसोल यानी कि एक स्टीरॉयड 16 mg का भी खरीद कर अपने पास रख लिया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर लगेगा कि लंग्स या चेस्ट में प्रॉब्लम बरकरार है तो ये भी शुरू करेंगे। मैंने एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी यानी कि दिन में एक बार लेनी शुरू की, विटामिन सी लेना शुरू किया, काढ़ा लेना शुरू किया। एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी को लगातार गर्म रखने के लिए कोविड के टाइम कोई भी दवा काम नहीं आएगी। वो आपकी बॉडी, अगर कोरोना की वजह से चेस्ट में या कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो आपको वो दवा आपके इन्फेक्शन के साथ लड़ने में मदद करेगी, लेकिन इट मीन्स ये नहीं होगा कि वो इन्फेक्शन के साथ लड़ रही है। कोरोना का रोल हमारी बॉडी और कोरोना पर ही रहता है, इसलिए बॉडी वर्सेस कोरोना पर हम छोड़ सकते हैं। मैंने ऑक्सीमीटर भी ले रखा था, जागरूक हैं पिछले साल से। लगातार मैं अपने मम्मी डैडी का SpO2 यानी ऑक्सीजन चेक करता रहा, जिसमें ऑक्सीजन ठीक रहा, किसी का भी 95 से कम नहीं हुआ। डैडी का 92 चला जाता था। उसे वॉच आउट कर रहे थे लेकिन स्टेबल था। उसी दौरान स्टीम लगातार दिन में 3 बार ले रहे थे। फालतू का खाना नहीं खाया, हालांकि इसमें कई लोग ये भी कहेंगे नॉन वेज खाते रहो, ये कुछ करते रहो। एग ऐड कर सकते हैं क्योंकि इतना हैवी नहीं होता, लेकिन कोविड में कईयों को स्टमक की प्रॉब्लम भी आती है, वॉमिटिंग वगैरह, क्योंकि कोविड है जो वो स्टमक में चला जाता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी की लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट और स्टमक प्रॉब्लम हुई है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कोविड से, क्योंकि वो वायरस लंग्स को छोड़कर कहीं और चला गया है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन वॉच आउट करते रहें अपनी बॉडी को। स्टीम लेता रहा, काढ़ा था, जैसे काढ़े में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ये सब कुछ मिलाकर पीस कर
चाय के साथ या वैसे ही लेता रहा। जिंक मैंने लेनी सही नहीं समझी, क्योंकि जिंक बॉडी में होती है, हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, आइवरमेक्टिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया था। उसके बाद ये चीज़ की स्टेबिलिटी रही। पैरासीटामोल लिया जब बुखार होता था, 101.5 या 102, 100 में मैंने बॉडी में मैंने पैरासीटामोल नहीं ली। आपकी बॉडी सहन कर रही है तो ले लीजिए, नहीं कर रही तो मत लीजिए। तो सहन कर रही है तो मत लीजिए, अगर नहीं कर रही है तो लीजिए। मैंने तो 100 पर पैरासीटामोल नहीं ली, क्योंकि मुझे था कि कहीं इतनी गर्मी अंदर जा रही है तो किडनी की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये थी हमारी कहानी। हम घर बैठे, कमज़ोरी, छठे दिन कमज़ोरी बहुत आई एकदम से। पहले 3 दिन लगा बहुत परेशानी रहेगी, फिर 2 दिन बड़ा आराम रहा, छठे दिन एकदम से फिर बॉडी जो वीकनेस पर चली गई थी। डैडी थोड़ा सा जल्दी ठीक हो रहे थे, मम्मी को काफ़ी परेशानी रही। 14 के 14 दिन कह सकते हैं। मुझे 10वें दिन या 11वें दिन थोड़ी सी अच्छी फील होने शुरू हो गई थी। हालांकि मेरा स्मेल और टेस्ट तब भी नहीं आया था, मेरा स्मेल और टेस्ट 14वें-15वें दिन आया था, लेकिन कोई इशू नहीं था, कोई ये नहीं था कि ठीक है, मेडिकल लाइन से था तो थोड़ी बातें मैंने समझ रखी थी। अब बात करते हैं कि हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा और किसको जाना पड़ा। इसी समय के दौरान मेरे भाई का भी हमने CRP करवाने के लिए उसे सजेस्ट किया, क्योंकि 1 तारीख को उसने कोविशील्ड लगाया था और कोविशील्ड लगाने के बाद उसको फीवर लगातार हो रहा था। जैसे हम सभी को पता है कि कोविशील्ड या कोई भी कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद कईयों को बुखार होता है, तो हमें भी ये लगा और उसे भी यही लगा कि ऐसा हो रहा है, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन चौथे दिन आई सजेस्ट, और उसने भी मेरे सजेशन के पहले ही CRP का सैंपल दे दिया था और उसका CRP 4.4 था। मैंने तुरंत उसे आराम करने के लिए कहा, पैरासीटामोल लेने के लिए कहा और छुट्टी लेने के लिए कहा। वो मान गया और घर पर रहा। अब परेशानी ये थी कि जो इंसान, जो आपकी फैमिली का मेंबर आपके घर पे नहीं है, बाहर है, और वो कोरोना से संक्रमित हो चुका है, तो टेंशन बहुत रहती है। 2 दिन हमने वॉच आउट किया, हमने देखा कि उसको बुखार हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए और उसकी मोटिवेशन के लिए हमने उसे वहाँ से बुला लिया। तो उसको 5 तारीख को वो यहाँ हमारे पास आ चुका था घर पे। हम सब ठीक हो रहे थे भगवान की कृपा से, और मैं ऑलमोस्ट कमज़ोरी की बजाय मेरा टेस्ट भी आ गया था, स्मेल भी आ गई थी, बस एक कमज़ोरी रह गई थी और एक कफ़ रही। कफ़ मुझे 1 महीना रही, अब भी है, थोड़ी है लेकिन है। डॉक्टर ने बोला क्वाइट नॉर्मल। तो देखा हमने, भाई का लगातार फीवर था जो 102, 103 चल रहा था। अब मैं आपको बात करता हूं कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं। जब हमने ये देखा कि चलो कोई बात नहीं, कोविड में ऐसा हो जाता है, लेकिन उसकी भी ये गलती रही कि उसने ये नहीं बताया कि उसे 103 बुखार भी हुआ। 102 पर मुझे पता होता था और मैं उसे पैरासीटामोल दे देता था। मम्मी को भी सेम चीज़ थी। वो पड़ा रहता था, डीमोटिवेट था, उसके चेहरे से लग रहा था कि वो डीमोटिवेट है। ऑक्सीमीटर पे 2 दिन वॉच की, 94, 95 थी, तो नॉर्मल लगा। तीसरे दिन, जब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन की रात वो सारी रात सो ना सका। 3:30 बजे तक मैं जाग रहा था। जब हमारे आसपास नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है तो हम फील करना शुरू कर देते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। ये सिक्स सेंस कह लीजिए, ये भगवान का कह लीजिए। तो वो सारी रात सोया नहीं, और लेकिन कह रहा था कि वो ठीक है। उसको दिन में 3 बार बुखार चढ़ता था, 102, 102.3, 102.4, और उसको कफ कम थी। तीसरे दिन शाम को एकदम से मेरे डैड के मन में और मेरे मन में ये आया कि इसका बुखार टूट क्यों नहीं रहा, क्योंकि 1 तारीख से उसको बुखार हो रहा था। चलो कोविशील्ड की वजह से उसे 2 दिन बुखार रहा तो काट दो, 1 तारीख को बुखार रहा, 2 तारीख को बुखार रहा, 3 को रहा, चलो 4 से लगातार उसे बुखार था।
और 13 तारीख को भी उसे बुखार था। तो सीआरपी एक टाइम करवाई थी। हमने एकदम से सोचा, जब सोचने के बाद हमने फैसला ये लिया कि इस तरह से तो नहीं रहेगा। और भाई थोड़ा सा भोला है, इसी भोलेपन की वजह से एक बात और कहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ इग्नोर मत करें, ये बातें मैं एंड में करूँगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ। एकदम से मैंने भाई को कहा कि चलो टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, अभी यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं होने वाला। भाई ने कहा नहीं, हम देख लेते हैं। और एक बात और मैं ऐड कर दूं अपनी उसमें, मैंने अजिथ्रोमाइसिन के साथ अपने लिए, अपने डैडी और मम्मी के लिए मिथाइल प्रेडनिसोल, जो कि एक स्टीरॉयड है, 16 mg ओडी स्टार्ट कर दिया था, जो कि 5 दिन के लिए खाया था, क्योंकि चेस्ट कंजेशन लग रही थी। स्टीरॉयड वैसे लेना नहीं चाहिए, डॉक्टर के जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक लेना नहीं चाहिए, लेकिन हमें डॉक्टर ने कहा था कि आप लो, तो लिया था। तो मैं आपको ये बात भूल गया था, तो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। भाई ने कहा नहीं, मैं मिथाइल प्रेडनिसोल ले लेता हूँ, मैं अजिथ्रोमाइसिन ले लेता हूँ। मैंने कहा अभी अजिथ्रोमाइसिन का समय चला गया है, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब कुछ गलत है। जब उसने बताया कि मुझे 103 बुखार भी हुआ, मैंने उसी टाइम शाम के उसकी ऑक्सीमीटर पे पल्स देखी और साथ ही ऑक्सीजन देखी, जो कि 84-85 थी। मैं शॉक्ड हो चुका था कि इतना ऑक्सीजन लेवल है जो गिर चुका है। लेकिन मेरे पास 2 ऑक्सीमीटर थे, मैंने उन दोनों ऑक्सीमीटर्स को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा इसकी सांस उखड़ नहीं रही है, और ये कैसे 85 पे आ गया, ये ऑक्सीमीटर गलत है। लेकिन जब मैं अपने लगाता था तो वो 97 होती थी, या मेरे डैडी के लगाता था तो वो 96-97 होती थी। हमने इस समय को इग्नोर नहीं किया। मैं गया, सबसे पहले एक्सरे करवाया। एक्सरे में चेस्ट इन्फेक्शन था। उसके बाद सीआरपी, ब्लड शुगर और सीबीसी करवाया, जिसमें सीआरपी 81 था। वो सीआरपी जो 5 नॉर्मल होना चाहिए और जो 4.5 पे भी आ जाए जब आपको फीवर कफ हो, उसे भी डॉक्टर हाई कंसीडर करते हैं, वो आ चुका था 81 to 86 के बीच। मेरे हाथ कांप रहे थे, लिटरली मैं बहुत शॉक में चला गया था, लेकिन संभालना मुझे ही था। मैंने उसी टाइम अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल की, जिसने हमें तुरंत सलाह दी कि इमरजेंसी में एडमिट करवाया जाए आपके भाई को, इसको कोविड हो चुका है बुरी तरह से। मैंने भाई को समझाया, घर में भी सबको समझाया, जिसके बाद इमरजेंसी भाई को एडमिट करवाया गया। उस टाइम उसकी कोविड की एंटीजन की रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं थोड़ा सा शांत हो गया था। मैंने सोचा इन्फेक्शन को क्लियर कर सकते हैं, अच्छी बात यह है कि इसके पास अब कोविड नहीं है। लेकिन उसको लॉस ऑफ स्मेल था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था। 1 तारीख से इसको कंसीडर कर रहे थे। जब उसके ऑक्सीजन लगा, उसकी ऑक्सीजन 99 आ गई। मैं हैरान, सोच रहा था, कोस रहा था कि मैंने पहले दिन ही इसको भी एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स करने के लिए क्यों नहीं कहा। मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की कि इसका ऑक्सीजन 85 आ रहा था और 3 घंटे इसका मेजरमेंट करते रहे, देखते रहे। भाई भी नहीं बता रहा था कि उसे प्रॉब्लम है, बोल रहा था ठीक है, लेकिन सब था। डॉक्टर ने इमरजेंसी उसी टाइम एक स्टीरॉयड और एक एंटीबायोटिक उसको आईवी ड्रिप पे लगा कर दी, और वो कह रहा था कि अभी मैं ठीक फील कर रहा हूँ, और उसका बुखार उसी रात को टूट गया था, जो कि भगवान की कृपा रही। उसका ऑक्सीजन लेवल 5 लीटर पर बॉडी को मेंटेन कर रहा था और 98-99 थी। मैंने डॉक्टर से फिर बात की, तो डॉक्टर ने कहा अगले दिन इसका दोबारा से एंटीजन करेंगे, और मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि इसका एंटीजन है जो वो नेगेटिव ही आए, बट इट वाज पॉजिटिव।
चलिए फिर इसके बाद उसको कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कोविड वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उसके सारे सैंपल्स वगैरह लिए गए, एक बार फिर से ब्लड टेस्ट, और उसका CRP जो शाम को रात को 86 81 इतना ही था, 80 प्लस था, वो चला गया था 192.6। मैं पूरी तरह से हिल चुका था। मैंने उसी टाइम अपने एक और डॉक्टर को कॉल की जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटियाला में है। मेरे जो फैमिली डॉक्टर ने हैं उन्होंने भी उनसे बात की कि क्या बेड मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर्स की टीम बनी, मैंने सभी को हाथ जोड़े, सभी को विनती की, और सभी के साथ अच्छे रिलेशंस थे। तो डॉक्टर्स ने टीम बनाई जिसमें मेडिकल डॉक्टर भी था, चेस्ट डॉक्टर भी था, और उन डॉक्टर्स ने मिलकर भाई को रेमडेसिविर देने का डिसीजन लिया। मैं हिल चुका था क्योंकि रेमडेसिविर एक आखिरी रामबाण है कोविड में, और पता है कि जब कोविड की वजह से आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो रेमडेसिविर इज़ द ओनली ऑप्शन इन कोविड पेशेंट। मैं हिल चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि इसको एक्यूट निमोनिया है और रेमडेसिविर स्टार्ट करना होगा। वो ज़िंदगी के 14 दिन मैंने देखा कि मेरा अपना कौन है, और उन 14 दिनों के बाद जब मैंने अपने भाई को हॉस्पिटल में देखा तो मैंने देखा कि किस तरह से अपनों के लिए अपनों को जंग लड़नी पड़ती है। मेरा भाई हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा था, हम यहाँ पर उसके सही ट्रीटमेंट के लिए जंग लड़ रहे थे, भगवान को हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि सब ठीक हो। फिर डॉक्टर ने एक ने सलाह दी कि उसका डी डाइमर करवाएं। डी डाइमर एक ब्लड टेस्ट है जिसमें पता चलता है कि कोविड की वजह से आपकी बॉडी में, चेस्ट में कितने क्लॉटिंग्स बन चुकी हैं। क्लॉट यानी कि खून के थक्के कितने बन चुके हैं। भगवान की कृपा रही, वो टेस्ट नॉर्मल रहा। उसकी हाई रेंज 400 होती है, लेकिन उस टाइम भाई की 340 थी, और 400 से लेकर 1000 तक मॉडरेट होती है, बॉर्डर लाइन होती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था, लेकिन वो नॉर्मल थी। तो डॉक्टर्स ने दोपहर 1:30-2 बजे के करीब उसको रेमडेसिविर देना शुरू कर दिया। पहली 2 रातें बहुत चैलेंजिंग थी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बेड रुकवा लिया था, सारा इंतज़ाम अपनी ओर से कर लिया था। बाकी भाई और भगवान मिलकर इस डेडली वायरस को ख़त्म करने की जंग शुरू कर चुके थे। 2 दिन ज़िंदगी के ऐसे निकले कि कुछ अच्छा नहीं लगता था। ऐसा मानो कि ज़िंदगी थम चुकी थी, ऐसा मानो कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। उस समय के दौरान सारी चीज़ें बेकार लगती थी। बस सिर्फ एक बात थी कि मेरा भाई जो मेरे बाप समान है वो जल्दी ठीक हो जाए। रेमडेसिविर की 2 डोज लग चुकी थी, इसके अलावा स्टीरॉयड और साथ में एंटीबायोटिक डॉक्टर्स ने उसी टाइम शुरू कर दिया था। सारी रिपोर्ट डॉक्टर्स मुझे दे रहे थे, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ एक बात कह दी थी कि सर 1% भी इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, और उन्होंने की भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली भाई के ब्लड में शुगर भी आ गई, 250 शुगर आ गई। उसको इंसुलिन सपोर्ट देना ज़रूरी था। भाई का लीवर भी फैटी हो चुका था, नॉर्मल से डबल ट्रिपल। ये सब चीज़ें होती रही, लेकिन भाई को कुछ नहीं बताया। भाई बोल रहा था कि कितनी प्रॉब्लम है। एक अच्छी बात, सबसे फॉर्चुनेट बात ये रही कि भाई मुंह से डाइट लेता रहा, उसका ऑक्सीजन भी ठीक रहा, 97 98 स्टेबल रहा, 5 लीटर ऑक्सीजन सपोर्ट में। इंसुलिन देना शुरू कर दिया डॉक्टर्स ने कहा कि हम 2 दिन देखेंगे, उसके बाद रेमडेसिविर का कोर्स पूरा करेंगे, लेकिन दूसरे दिन हमें पता चल जाएगा कि रेमडेसिविर ने अपना काम करना शुरू कर दिया या नहीं। लकीली, फॉर्चुनेटली, भगवान की कृपा रही, आप सभी की दुआ रही, रेमडेसिविर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 2 दिन भाई अगर बाथरूम भी जाता था, आज वो बताता है,
घर आ चुका है, छुट्टी मिल गई उसे, कि वो बाथरूम भी नहीं जाता था क्योंकि उसे डर लगता था, उसकी सांस फूलने लग जाती थी। वो पानी साथ में बाथरूम में लेकर जाता था, उसकी सांस फूलती थी, उसको परेशानी होती थी। कोई कोना नहीं था जहां मैं रोया नहीं। आज आंसू इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आज भगवान ने सब ठीक कर दिया। खैर, ये सब चीज़ें हुई, रेमडेसिविर ने अपना काम करना शुरू किया और रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लगने थे, जिसमें 2 लग चुके थे पहले दिन और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अगले दिन ही रेमडेसिविर की डोज लगने के बाद उसका सीआरपी करवाया, जिसमें 192 से उसका सीआरपी 27.7 आ गया था। डॉक्टर्स ने बोला वी मेड इट। अब आपका भाई जल्दी जल्दी हम यहां से कहीं शिफ्ट करने नहीं देंगे, ये गारंटी है। डॉक्टर्स ने जो इतनी बात कही, उस रात मैंने खाना खाया। होता है ये सारी, मैं कोई इसमें ये नहीं कह रहा, किसी की फैमिली में अगर ऐसी प्रॉब्लम आए, कुछ भगवान ना करे लेकिन आती है, तो सभी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। मैंने डैडी को बोला, मैंने डैडी को बताया ही नहीं था कि 192 है, उनको बोला था 100 है। सब खुश थे, हम पॉजिटिव थे। इंसुलिन लगातार चलता रहा, रेमडेसिविर का कोर्स पूरा हुआ, एंटीबायोटिक्स लगातार चलते रहे और स्टीरॉयड्स भी देने पड़े। स्टीरॉयड्स देने का भी डॉक्टर्स का अपना था कि अब जैसे ये ब्लैक फंगस वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, स्टीरॉयड्स इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, तो उन्होंने कम दिए लेकिन कम दिए। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पर भाई को फिर रखा। चौथे दिन भाई ने कहा कि अब मैं जब बाथरूम जाता हूँ तो मुझे पानी साथ में लेकर जाना नहीं पड़ता और मेरी सांस भी नहीं फूलती। 5वें दिन उसका एक्सरे किया। वैसे तो रोज़ होता था एक दिन छोड़कर, लेकिन 5वें दिन हमें पता चला कि एक्सरे में इन्फेक्शन 80% ख़त्म हो चुका है। भगवान की कृपा रही। डी डाइमर फिर करवाया मैंने अपनी भाई की चीज़ को देखने के लिए। उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, वो अपना प्रोटोकॉल रख रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स ने इतना साथ दिया, बोला तुम बाहर से करवाना चाहते हो अब करवा लो, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रोटोकॉल में नहीं। मैंने बाहर से करवाया। डी डाइमर बिलो 200 आ चुका था। सीआरपी 27 था, सीआरपी 17 आ चुका था, 17.6 आ चुका था। 10 सीआरपी विद इन 5 डेज और कम आ चुका था। सारा ट्रीटमेंट हुआ, कैसे ना कैसे जो हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए लड़ते झगड़ते प्यार से सारा कुछ अच्छा हुआ। और भाई को 10वें दिन 9वें दिन की शाम छुट्टी के लिए सेंक्शन कर दिया। 2 दिन भाई को रूम एयर में रखा और उसकी ऑक्सीजन 95 से लेकर 97 के बीच थी। 96, 97, 98 रूम एयर, यानी कि बिना मास्क, ऑक्सीजन मास्क। तो भाई को 9वें दिन छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिल गई। उसका ट्रीटमेंट भी कुछ मेडिसिन भी उसको ज़्यादा नहीं दी, विटामिन सी और एक अजिथ्रोमाइसिन 250 mg 5 दिन के लिए बस दी। और कल हमने फिर रिपोर्ट्स करवाई घर में। सीआरपी जो 17 था वो अब 8 आ चुका है। ब्लड शुगर बिना किसी इंसुलिन के बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है। वो दवा, मेडिसिन और कोविड की वजह से शुगर लेवल अप हो जाता है, वैसे वो शुगर का मरीज़ नहीं है। डी डाइमर भी सही आ गया, ब्लड शुगर भी सही आ गई, सीआरपी भी 10 गिर चुके। अब भाई बैलून फुलाने की प्रैक्टिस करता है, घूम लेता है, डाइट उसकी पूरी अच्छी रहती है, खाता है, भूख भी लगती है उसे, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। ऑक्सीजन भी 95, 96, 97 है। ये सब में डॉक्टर ने सिर्फ एक बात की, जब मैं उनका थैंक यू करने गया,
वो बोले वो शाम आपका चेस्ट एक्सरे, आपकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स गोल्डन टाइम था, आपने इस गोल्डन टाइम को बचाया, इसको यूटिलाइज किया, आपने अपने पेशेंट को टाइम पे ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। गलती कहाँ हुई, इतना क्यों बढ़ा? अब शुरू करता हूँ ये चीज़ें। कोविड का मरीज जब तक अपनी ऑक्सीजन देखता रहता है उसे यही लगता है कि वो ठीक है। मेरे भाई को 85 ऑक्सीजन आ चुकी थी, उसको सांस की दिक्कत नहीं आई। हाइपोक्सिया हो रहा था उसे, हाइपोक्सिया या कुछ ऐसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती ब्लड को, दिमाग को, फेफड़े सही काम कर रहे हैं तो वो सांस उखड़ने की परेशानी नहीं करते, लेकिन इसके अटैक से हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपका दिमाग डैमेज हो सकता है, सर की नाली फट सकती है और आपके पेशेंट की मौत हो सकती है। मैं तो डरा इस चीज़ से कि मैंने अपने भाई को 3 घंटे या शायद एक दिन इस तरह से रखा। तो ये चीज़ इग्नोर ना करें। अगर ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है कि 90 आ चुकी है ऑक्सीजन, तुरंत ऑक्सीजन लगवाकर सीआरपी, सीबीसी, डी डाइमर, सीबीसी, डी डाइमर, सीआरपी, चेस्ट एक्सरे, ये 4 चीज़ें तभी करवा लें। ये 4 चीज़ें बता देंगी कि आपका कोविड कहाँ है। सीटी स्कैन मत करवाओ अगर आपका मन नहीं है, डॉक्टर करवाना चाहता है तो करवा लीजिए। हमारे इस पूरे ट्रीटमेंट में सीटी स्कैन नहीं था। उसकी जो रेडिएशंस वगैरह या कुछ भी कह लें वो परेशान करती हैं। लेकिन ये चीज़ है कि ये 4 टेस्ट अगर आपको 10वें, 11वें, 12वें दिन भी 103 बुखार, 102 बुखार लगातार है, अपनी प्रिकॉशन के लिए कि आपको हॉस्पिटल जाना ना पड़े। अगर 4 चीज़ें नॉर्मल आ गई तो आपको क्या परेशानी है? आपके कुछ पैसे लग गए, आपको हॉस्पिटल जाने से तो अच्छा है कि आपको इन 4 पैरामीटर्स पे पता चल गया कि आपका डी डाइमर नॉर्मल है, बहुत वेरी गुड, सीआरपी नॉर्मल है, वेरी गुड, चेस्ट कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रही या हल्की है, वेरी गुड, आप वैसा ट्रीटमेंट, आप वैसा एंटीबायोटिक ले लोगे। सीबीसी आपका टीएलसी ठीक है, वेरी गुड, प्लेटलेट्स ठीक हैं, वेरी गुड, कुछ ज़्यादा खतरा नहीं होता है। समझिए इस बात को। हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? वी आर लूजिंग अवर गोल्डन टाइम। ये गोल्डन टाइम वो टाइम होता है जहां पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। हमारी परेशानी, मैं मानता हूं कि मेरे भाई की ये गलती थी कि उसने हमें बताया नहीं, ये गलती थी। अगर वो सारी रात, अगर आपका मरीज भी ऐसा है मेरे भाई की तरह, अगर वो सारी रात नहीं सो रहा, अगले दिन उसका एक बार चेकअप जरूर करवाएं कि वो सो क्यों नहीं रहा। मैंने एंटीजन करवाया था, आरटीपीसीआर भी करवाया था, पॉजिटिव आया था। अब मैं नेगेटिव हूँ, मेरे पिछली वीडियोस भी देख लो, आपको पता चल जाएगा। अभी हमारी पूरी फैमिली नेगेटिव है, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी डैडी, मेरा भाई, वी ऑल आर नेगेटिव राइट नाउ, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा हूँ, गोल्डन टाइम मिस हो जाता है कई बार, लेकिन वो गोल्डन टाइम की ज़रूरत ही ना पड़े जब हमारे पास प्लेटिनम टाइम है कि हम अगर देख लें कि 102 बुखार है, चलो एक बार ये 4 टेस्ट मत करवाओ। सीआरपी, सीबीसी मस्ट है, सीबीसी, सीआरपी मस्ट है। अब ये चलो डी डाइमर भी मत करवाओ, चेस्ट एक्सरे करवा लो भाई, पता चल जाएगा कि अंदर निमोनिया तो नहीं हो रहा, पता चल जाएगा अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है वैसे तो 4, लेकिन 3 तो आप करवा ही लो उसी टाइम। पहले जाओ ब्लड सैंपल दे दो, वो आधे घंटे में रिपोर्ट देगा, सीआरपी की, सीबीसी की, और तब तक जाकर चेस्ट एक्सरे निकलवा लो। आपको वो एक्सरे वाला ही बता देगा कि कितना इन्फेक्शन है। डॉक्टर के पास भी अगर आपको लगता है नहीं जाना अभी, या जाना है, वैसे तो मैं कह रहा हूँ भाई जो जाओ, लेकिन आपको वही बता देगा भाई कितना इन्फेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर। चेस्ट में दिख जाता है ना। इसको सीरियस लो दोस्तों, मेरा भाई बच गया, मौत को छूकर
वापस आ गया। भगवान बाबा भाई मूलचंद सर जी, कृष्ण देवता जी, सारे देवी देवता, शिव शंकर भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी ने मेरे भाई पर कृपा रखी। मेरा भाई बच गया। मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए ये वीडियो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। प्लीज़ अपना ध्यान रखें और इग्नोर मत करें इस सिचुएशन को। बहुत बुरा वक्त है। इस समय जान बचाने की ज़रूरत है, ना कि मटीरियलिज़म के ऊपर ध्यान देने की। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, इंजेक्शन वैक्सीन नहीं ली, ले लीजिए, ले लीजिए। और अगर ऐसी कोरोना में लगातार बुखार है, लगातार कोई भी प्रॉब्लम है, कफ है, कुछ है, सीबीसी, सीआरपी, मैं तो सीबीसी को नंबर 2 पे कहूँगा, पहले सीआरपी, चेस्ट इन्फेक्शन का एक्सरे और उसके बाद सीबीसी, ये 3 ज़रूर करवा लें। मैं नहीं चाहता किसी को गोल्डन टाइम की को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत पड़े। मेरा भाई अभी ठीक है, हमारे बीच अपना पूरा अभी डाइट भी ले रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है और जल्दी ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। मैंने भी कर ली। ज़िंदगी अब नॉर्मल होती हुई पूरी तरह से साफ नज़र आ रही है। जिन्होंने प्रेज़ की, जिन्होंने कृपा रखी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे फैमिली डॉक्टर को, मैं सैल्यूट करता हूँ उन डॉक्टर्स को, डॉक्टर इंद्रजीत सिंगला, डॉक्टर राहुल गुप्ता, डॉक्टर नैन्सी और डॉक्टर विवेक सिंगला, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भी लगातार मेरे भाई के लिए चेकअप करते रहे, सारी रिपोर्ट्स देखते रहे और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कहीं लगेगा तो हम शिफ्ट कर लेंगे। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली डॉक्टर राहुल गुप्ता जिन्होंने पूरा इस मेरे भाई के ट्रीटमेंट को देखा। डॉक्टर इंद्रजीत सिंगला को तो मैं सारी ज़िंदगी उनका कर्ज दान बन चुका हूँ। उनका ये कर्जा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, क्योंकि वही एक डॉक्टर थे जिन्होंने एट द टाइम सारा कुछ मेरे लिए अरेंज किया। एंड डॉक्टर अभिषेक दास जी को भी मैं शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने एट द टाइम, मैंने उनको भी जब एक्सरे दिया था तो उन्होंने तुरंत बोल दिया था कि लेवल 2 बेड की ज़रूरत है आपके भाई को, इसको डिले मत कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स आर डूइंग वेरी गुड जॉब। ये बहुत क्रिटिकल समय है, एक दूसरे को मिलकर हम इस कोविड को ख़त्म करें। थर्ड स्ट्रेन आने वाली है, आप अपने सभी परिवार वालों का प्लीज़ ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।